दोस्तों आज हम डिफरेंसेस देखेंगे एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट के बीच में, और इसके लिए मैंने 3 बुक्स का सहारा लिया है। रिच डैड पुअर डैड, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द ई मिथ रिविजिटेड। दोस्तों पहला डिफरेंस एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट वाले लोगों के बीच में ये है। एक रिच माइंडसेट वाले लोग अपने लिए सबसे पहले एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें पैसे ला कर दें, और उसके बाद वो सारी कंफर्ट की चीजें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए सारी यूजलेस चीजें खरीद लेते हैं, और उसके बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचते किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके बाद वो पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ। कॉलेज टाइम में मैं एक कॉलोनी में रहता था जहाँ पर 6 या 7 घर थे, और वो सारे घर बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए थे, और उन सारे घरों में से सिर्फ एक घर इनकम्प्लीट था जो एक बिजनेसमैन का था। बाकी सारे घर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स के थे। जहाँ पर मैं रहता था वो अंकल और आंटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड थे एज अ प्रोफेसर, और इसलिए ही उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती थी। जब मैं पहली बार उनके घर गया था तो मुझे लगा था वो बहुत ज्यादा रिच हैं। उनकी कार से लेकर इंटीरियर डिजाइनिंग और फर्नीचर एकदम परफेक्ट थे। मैं उनके फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम में रहता था। मैंने कई बार नोटिस किया अंकल और आंटी के बीच बहस होती थी पैसे के रिगार्डिंग। कोई भी एक्सिस खर्चा उनके बीच में टेंशन क्रिएट कर देता था। एक बार मैं अंकल के साथ उनकी बालकनी में बैठा हुआ था तो मैंने उनसे कहा, आपके साथ वाले पड़ोसी ने शायद अपना घर कंप्लीट नहीं किया। तो इस पर उन्होंने कहा, हाँ बहुत ही कंजूस हैं, कार भी एक नॉर्मल सी रखी है और सिर्फ एक ही फ्लोर बनाया है, और इनकी वजह से हमारी कॉलोनी अच्छी भी नहीं दिखती, पता नहीं पैसे खर्चते ही नहीं है। थोड़े महीनों के बाद मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया था। तो एक बार मुझे अंकल का कॉल आया और उन्होंने बोला, अगर आपको कोई फ्रेंड है पीजी के लिए तो हमारे यहाँ वैकेंसी है, आप उन्हें हमारे यहाँ के लिए रिकमेंड कर दीजिए। मैंने कहा, हाँ ओके अंकल। लेकिन मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी कि उन्होंने मुझे अगले ही दिन दोबारा कॉल कर दिया, और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछा? मैंने कहा हाँ, पर वो कह रहे हैं कि आपका पीजी काफी कॉस्टली है। तो उन्होंने कहा, वो तो होगा ही, हम इतनी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगले ही दिन उनकी फिर से मेरे पास कॉल आ गई और उन्होंने कहा, हम अपना प्राइस कम करने के लिए तैयार हैं, आप अपने फ्रेंड को यहाँ भेज दीजिए। लेकिन एक्चुअल में मेरे फ्रेंड के लिए वो प्राइस भी ज्यादा था और वो वहाँ नहीं गए। और जब मैंने इस स्टोरी को रिच डैड पुअर डैड बुक की थ्योरी के साथ कंपेयर किया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर सिर्फ एक बिजनेसमैन का ही घर था जिसका सिर्फ एक फ्लोर बना हुआ था, और 1-1.5 साल के बाद उस कॉलोनी में वही घर सबसे बड़ा था। उन्होंने 3 फ्लोर्स बना दिए थे और वो बहुत ही सुंदर बनाया था। सेकंड, अंकल ने होंडा सिटी रखी थी पर वो ट्रेवल स्कूटर से करते थे। हो सकता है कि वो पैसा बचाने के लिए ऐसा करते हों, लेकिन मैं जानता था कि बाहर से वो बेशक बहुत ही अमीर दिख रहे हों, लेकिन अंदर से उनके पास पैसों की कमी थी, जिसकी वजह से उनके और उनकी वाइफ के बीच में बहस भी होती थी। और दोस्तों पुअर माइंडसेट वाले लोग ऐसी ही गलती करते हैं। सैलरी 15,000 की होगी लेकिन आईफोन 50,000 का ले लेंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत बड़ी गाड़ी लोन पर ले लेंगे। 10-10 हजार की जीन्स ले लेंगे, शूज ले लेंगे। लेकिन अमीर मेंटेलिटी वाले लोग उस चीज को कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी चीज उन्हें कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है, और तभी उसके लिए पे भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटेलिटी वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, उसके बाद किसी और को पे करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी होगी, लेकिन बहुत कम ही लोगों को रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी वाइफ किम कियोसाकी की एक्चुअल स्टोरी पता होगी। इन दोनों की शादी से पहले रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा उधार पर थे। ये दोनों चाहते थे कि ये लाइफ में इम्प्रूव करें, पर इनकी मंथली सैलरी से ज्यादा इनकी मंथली लोन की इंस्टॉलमेंट थी जो इन्हें पे करनी पड़ती थी। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी को अपने रिच डैड के सारे प्रिंसिपल्स याद थे, जिन्होंने कहा था कि अपने आप को सबसे पहले पे करो। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का हमेशा 20% सेव करते थे, चाहे उधार वाले लोगों से कितना ही प्रेशर क्यों ना आ रहा हो। उस प्रेशर को हम एज अ मोटिवेशन यूटिलाइज करते थे और एक्स्ट्रा काम करके इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि अगर ये पहले उधार देना शुरू कर देंगे और अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करेंगे तो ये कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। और बाद में इन्होंने अपने सेव किए गए पैसों से ही बाकी इन्वेस्टमेंट की और फाइनली ये मिलियनर बन गए। दोस्तों हम सब में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि हम सब ये सोचते हैं कि हम पहले साल अपना उधार चुकाएंगे और उसके बाद हम सेविंग करना शुरू करेंगे, या फिर हमारी सैलरी का जितना पोर्शन बचेगा उसके बाद हम सेविंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। इवन वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि पहले पैसे सेव करो, उसके बाद बाकी सारे खर्चे करो। आप मान के चलो कि आपकी सैलरी ही कम है और आप अपनी सैलरी का मिनिमम 20% सेव करो। अब ऑब्वियसली सिर्फ सेविंग ही आपको अमीर नहीं
बनाएगी। आपको उन सेव किए गए पैसों को इन्वेस्ट करना होगा लॉजिकली, लेकिन ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अमीरी की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटेलिटी वाले लोग अपने स्किल्स को पूरी जिंदगी भर इम्प्रूव करते रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में शार्पेन द सो के नाम से बताया गया है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कभी भी टीवी में नहीं दिखाई जाती? कभी भी फरारी वाले टीवी में एडवर्टाइजमेंट करके ये नहीं बोलेंगे कि आप उनसे फरारी खरीदो। ना ही कोई हेलीकॉप्टर की कंपनी, ना ही कोई प्राइवेट जेट की कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए पैसे खर्च करेगी। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? मैक्सिमम पॉपुलेशन तो टीवी ही देखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो लोग एक्चुअल में इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं वो टीवी के सामने बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। ज्यादातर मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, पोस्ट डॉक कर चुके हैं और इसलिए वो सोचते हैं कि वो रेस्ट डिजर्व करते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो जॉब के बाद आराम से घर आते हैं और टीवी देखते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो इस चीज को डिजर्व करते हैं। और ऐसे ही कुछ मिडिल क्लास बिजनेसमैन वो भी घर में आकर टीवी देखते हैं और नई चीजें सीखना उनके दिमाग में टेंशन और प्रेशर क्रिएट कर देता है। लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपनी स्किल्स पूरी जिंदगी भर इम्प्रूव करते रहना है। नई चीजें सीखना उनका पैशन है और ये चीज ही उन्हें रिलैक्स करती है। अगर हम बिल गेट्स का एग्जांपल लें तो वो माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वो एक बिलियनर हैं और उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी हर वक्त नई नई बुक पढ़ते रहते हैं और अपनी बुक्स के बनाए गए नोट्स को वो gatesnotes.com पर डालते हैं। ये एक रिच मेंटेलिटी का परफेक्ट एग्जांपल है क्योंकि रिटायरमेंट के बावजूद बिल गेट्स अपनी वाइफ मेलिंडा के साथ मिलकर एक फाउंडेशन चलाते हैं जिससे वो पूरी दुनिया की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं पर इंडिया के हेल्थ प्रोग्राम्स में इनकी फाउंडेशन ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आउटसोर्स। मैक्सिमम लोगों की जब जॉब लगती है तो वो कहते हैं कि भाई अब तो लाइफ सेट है। मतलब उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि अब वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करना चाहते। मैं इसी जॉब में रहूंगा। अब क्योंकि हम उसी जॉब में रहेंगे तो हमारी सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट और प्रमोशन से ही बहुत प्रेडिक्टेबल मैनर में ग्रो करेगी, जिसका मतलब है कि अब हम स्कार्सिटी माइंडसेट में आ जाएंगे। मतलब पैसे बचाने वाले माइंडसेट में आ जाएंगे। हम हर चीज से पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। बिजली का बिल कैसे बचाएं, खाने में पैसे कैसे बचाएं, पानी के बिल में पैसे कैसे बचाएं और बस पूरी जिंदगी इसी स्किल को इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि उनके पास 24 ही घंटे हैं और एक लिमिटेड विल पावर है और अगर उन्हें ग्रो करना है तो उन्हें और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए वो अपने मैक्सिमम काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, ड्राइव करना और ऑफिस के काफी सारे टेक्निकल काम आउटसोर्स कर देते हैं और सिर्फ उन स्किल्स पर काम करते हैं जो काफी ज्यादा रेयर और वैल्यूएबल हैं ताकि वो और ज्यादा ग्रो कर पाएं। इसके 2 फायदे हैं। एक तो वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं और दूसरा वो इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को जॉब दे देते हैं। लेकिन पुअर मेंटेलिटी वाले लोग इन लोगों को देखकर बहुत चिढ़ते हैं कि यार ये तो बहुत स्टाइल मारते हैं, बिना नौकरों के तो ये काम ही नहीं करते। लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उनका रियल मकसद स्टाइल मारना नहीं बल्कि अपने टाइम को सेव करना होता है, जिसे गलत इंटरप्रेट किया जाता है। अब दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारे काम को आउटसोर्स कर दो और बाद में घर में बैठकर टीवी देखो। इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो और अगर आपको और लोगों की हेल्प चाहिए तो आप अपनी ग्रोथ को रोकोगे नहीं और हिचकिचाओगे नहीं और इसलिए कामों को आउटसोर्स कर दोगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि थिंक विन विन। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे उन्हें एक कमरे में बिठाया और उनके सामने एक टेबल पर $100 रख दिए। रिसर्चर्स ने उन दोनों को बताया कि आप दोनों को ये $100 एक दूसरे में बांटने हैं, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, पहला आदमी ये डिसाइड करेगा कि वो दोनों $100 को कैसे कैसे बांटेंगे। कंडीशन नंबर 2, दूसरा आदमी ये डिसाइड करेगा कि पहले वाले आदमी ने उन दोनों में जो डॉलर्स डिवाइड किए हैं क्या वो उसे मंजूर हैं, और अगर उसे वो चीज मंजूर है तो दोनों को उतने उतने डॉलर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो उसे मंजूर नहीं है तो किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अब रिसर्चर्स ने एक पैटर्न देखा कि पहला आदमी अगर दोनों को $50-50 बांटता था तो दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता था और दोनों को $50-50 मिल जाते थे। और अगर पहला आदमी
40 और 60 डॉलर करके बांटता था तो भी दूसरा आदमी उसे मंजूर कर लेता था। लेकिन पहला आदमी अगर उसे 70-30 करके बांटता था तो दूसरा आदमी उसे रिजेक्ट कर देता था और दोनों को कुछ नहीं मिलता था। यानी ह्यूमन इमोशंस का टिपिंग पॉइंट 730 था। रिसर्चर्स ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों के बीच परफॉर्म किया, लेकिन टिपिंग पॉइंट 730 के आसपास ही आ रहा था। इसके बाद उन्हें लगा कि $100 डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कम है, इसलिए वो सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में गए। लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट्स सेम रहे। अगर आप दूसरे आदमी होते तो आप भी यही सोचते कि पहले वाले आदमी ने 70 क्यों रखे और मुझे 30 क्यों दिए, तो इसलिए मैं भी उसे 70 नहीं लेने दूंगा। और शायद ये इमोशनली ठीक भी था। लेकिन अगर हम इसे लॉजिकली देखें तो आपको वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा था, आपको सिर्फ हाँ करनी थी और आपको $30 मिल जाते। लेकिन मैक्सिमम लोग इस डील को ना ही बोलते हैं और ये एक पुअर माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी है, जहाँ पर जेलसी, चिढ़ और कंपटीशन जैसे इमोशंस हैं। लेकिन एक रिच मेंटेलिटी वाले लोग कोई ना कोई मेथड यूज करके एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जिससे दोनों का फायदा हो सके। वो विन विन में बिलीव करते हैं। विन लूज या लूज लूज वाली डील वो नहीं करते। इवन विन विन कंडीशन में अगर उनको कम परसेंटेज भी मिल रही होती है तब भी वो डील कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हजारों ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देंगे और अपने लिए और बाकियों के लिए भी फायदा कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 5 पॉइंट कवर किए। पहला, फर्स्ट एसेट देन कंफर्ट। सबसे पहले ऐसे एसेट्स क्रिएट करें जिनसे आपको इनकम आए, उसके बाद ही आप अपने कंफर्ट और शो ऑफ वाली चीजें खरीदें। सेकंड, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने लिए पे करें, खुद को पे करें। मतलब आप अपनी इनकम का एटलीस्ट 20% तो सेव करें, चाहे आपके ऊपर कितना ही प्रेशर क्यों ना आ रहा हो। ये मान के चलें कि आपकी सैलरी ही कम है और बाद में उस 20% का कुछ परसेंट इन्वेस्ट करना शुरू करें। थर्ड, हमने देखा था आउटसोर्स। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और आपको टाइम की जरूरत है तो आप दूसरे लोगों को अपना काम आउटसोर्स कर सकते हैं। इन चीजों में कंजूसी ना दिखाएं। फोर्थ, कंटिन्यूसली अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें, नए नए मटेरियल्स पढ़ते रहें और नए नए स्किल्स सीखते रहें। और फाइनली आता है थिंक विन विन। ये मत सोचो कि दूसरे को मुझसे ज्यादा मिल गया, ये सोचो कि पहले आपको कुछ नहीं मिल रहा था लेकिन अब आपको कुछ तो मिल रहा है। और अगर आप टैलेंटेड और मेहनती हो तो आप ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट कर दोगे। लाइफ में जल्दी आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है और हम इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं है। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी एक भी नॉलेजेबल वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।